नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बैंक के मेंस के एग्ज़ाम में जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं। तो आईबीपीएस क्लर्क और पीओ, इसके बाद एसबीआई क्लर्क पीओ और अदर बैंक के जो भी एग्ज़ाम होते हैं मेंस के लिए, ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चन कुछ देखेंगे, जो कि इस साल सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे हैं, जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है डीबीयू। ये क्वेश्चन चर्चा में रहा है। डीबीयू, जिसका पूरा नाम है डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स। तो सरकार ने बजट में ही घोषणा करी थी कि डीबीयू की स्थापना करेगी। कितनी डीबीयू की स्थापना करी जाएगी? 75 डीबीयू स्थापित किए जाएंगे 75 जिलों में। तो ये सरकार ने कहा था। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से एक बन जाता है। डीबीयू क्या है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए आरबीआई के द्वारा लाइसेंस जारी किया जाएगा डीबीयू स्थापित करने के लिए। इन्हें बैंकिंग आउटलेट्स आप कह सकते हो। डीबीयू जो है ये एक प्रकार से बैंकिंग आउटलेट्स की तरीके से होंगे, जो डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे, स्मॉल डिपॉजिट एक्सेप्ट करेंगे, लोन वगैरह देने का भी काम करेंगे ये। आरबीआई के द्वारा डीबीयू स्थापित करने के लिए भारत में लाइसेंस जारी किया जाएगा। डीबीयू का लाइसेंस जो जारी किया जाएगा, और ये इसका लाइसेंस किसको जारी किया जाएगा अगर हम बात करें तो इसका जो लाइसेंस है वो दिया जाएगा आरआरबीज़ को, रीजनल रूरल बैंक को। सॉरी, इनको नहीं दिया जाएगा, इनको नहीं दिया जाएगा, आरआरबीज़ को नहीं दिया जाएगा, पेमेंट बैंक को नहीं मिलेगा, और लीड एरिया बैंक्स को नहीं मिलेगा। इसको सिर्फ और सिर्फ जो लाइसेंस जारी किया जाएगा, शेड्यूल कमर्शियल बैंक को इसका लाइसेंस जारी किया जाएगा। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक सभी को पता है, आरबीआई एक्ट 1934 सेक्शन 2E में जो बैंकें रजिस्टर्ड होती हैं उसी को शेड्यूल कमर्शियल बैंक कहते हैं। तो इन्हीं को ही सिर्फ ये राइट्स होगा डीबीयू बैंक स्थापित करने का। अब इसके बाद अगर इनको जो ब्रांचेस अपनी खोलनी होंगी बैंकिंग आउटलेट्स के रूप में, ध्यान रखिएगा, टियर 1 और टियर 6 आबादी में इनको अपनी ब्रांचेस खोलनी होगी। इनकी जो सर्विसेज हैं, ध्यान रखिएगा, डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज में अगर हम बात करें किस प्रकार की सेवाएं इनके द्वारा प्रोवाइड करी जाएंगी, जैसे कि खाता खोलना हुआ, जैसे कि बैंक में खाता खोलना हुआ, डिजिटल किट प्रोवाइड करना हुआ कस्टमर को, ध्यान रखिएगा। इसके बाद रिटेल बैंकिंग सर्विसेज में क्रेडिट कार्ड वगैरह जैसे आते हैं, ठीक है, ये सब आ गया इसमें। एप्लीकेशन फॉर ऑनबोर्डिंग ऑफ कस्टमर्स फॉर आइडेंटिफाइड रिटेल, ध्यान रखिएगा। और एमएसएमई लोन की अगर हम बात करें, एमएसएमई लोन भी इनके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये मेन सर्विसेज ये प्रोवाइड करेंगी। कैश विड्रॉ, कैश डिपॉजिट की भी सर्विस इनके द्वारा प्रोवाइड करी जाएगी। कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट की सुविधा भी इनके द्वारा प्रोवाइड करी जाएगी। इसके बाद आरबीआई ने एक टूल्स को यूज किया, ध्यान रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत एसडीएफ फैसिलिटी। एसडीएफ क्या होता है? तो सबसे बेसिक चीज़ यहाँ पे जान लेते हैं हम लोग। एक अगर हम बात करें, ये मार्केट है और इस मार्केट में अगर ज़्यादा मात्रा में पैसा आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में अगर पैसा आ जाएगा, मनी की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है, तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। अब ज़्यादा मात्रा में पैसा आ जाने से क्या हो जाएगा, पैसा मार्केट में अगर ज़्यादा है तो मनी की वैल्यू घट जाती है। मनी की वैल्यू घट जाना भाई चिंता का विषय हो जाएगा। तो आरबीआई क्या करता है, मार्केट से एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी में अलग अलग प्रकार के टूल्स यूज करता है। उसी में से एक टूल इंट्रोड्यूस किया है, ध्यान रखिएगा, एसडीएफ। एसडीएफ क्या होता है? एसडीएफ को बहुत आसान भाषा में हम समझें तो सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे जो मैं बता रहा था, अगर मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा है तो यहाँ पे लिक्विडिटी को ख़त्म करने का प्रयास किया जाएगा। ख़त्म करने का मतलब सोखने का, एब्जॉर्ब करने का प्रयास कौन करता है? आरबीआई करती है, सेंट्रल बैंक करती है। सेंट्रल बैंक इसके लिए क्या करती है? सेंट्रल बैंक की एमपीसी जो है, ध्यान रखिएगा, एमपीसी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जिसे कहते हो। तो एमपीसी जो 6 सदस्यीय कमेटी है, ध्यान रखिएगा, जिसके गवर्नर चेयरमैन है और 6 लोग इसमें होते, 3 लोग आरबीआई से होते, 3 लोग भारत सरकार अपॉइंट करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ही, ध्यान रखिएगा, मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है और उसी ने वही इसको इंट्रोड्यूस करेगी, ध्यान रखिएगा, या इसको लागू करेगी एसडीएफ को। तो इसके लिए क्या किया गया, एसडीएफ को एलएएफ फैसिलिटी के अंतर्गत, ध्यान रखिएगा, लाया जाएगा। अब ये होता क्या है एसडीएफ? सबसे पहले यहाँ पे अगर हम जान लें, जो आरबीआई है, आरबीआई, ध्यान रखिएगा, जो लोन देती है बैंकों को, बैंक को लोन कैसे मिलता है? आरबीआई से मिलता है। रेपो रेट पर आरबीआई लोन देती है। लोन देती है इसका मतलब अगर लोन देगी तो बैंक के पास पैसा आएगा, ठीक है। रेपो रेट जो डिसाइड करती है, उस रेट पर आरबीआई बैंकों को लोन देती है। बैंकों को इसके लिए आरबीआई के पास बॉन्ड गिरवी रखना पड़ता है, बॉन्ड के बदले में इनको लोन मिलता है, ठीक है। रेपो रेट कम जब हो जाएगा तो मार्केट में एक्स्ट्रा पैसा आएगा, ज़्यादातर बैंकें लोन कम रेट पर, कम ब्याज दर पर उधार लेने लगती हैं, ठीक है। तो मार्केट में लिक्विडिटी भी बढ़ेगी। तो आरबीआई एक तरीके से रेपो रेट बढ़ाकर भी यहाँ पे बैंक को जो है
लिक्विडिटी सप्लाई को कम कर सकता है। लेकिन बैंक के पास पैसा जब जाएगा तभी तो वो मार्केट में पैसा जाएगा, तो यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो मार्केट में जो एक्सेस लिक्विडिटी है इसको सोखने के लिए क्या किया जाएगा, आरबीआई के द्वारा एसटीएफ का इंट्रोड्यूस किया गया। आरबीआई ने जब एसटीएफ को इंट्रोड्यूस किया तो इसका वर्क क्या होगा, ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत क्या होता है कि कॉमर्शियल बैंक के पास जो पड़ा हुआ पैसा होगा, कॉमर्शियल बैंक के पास जो पैसा पड़ा होगा या तो मार्केट में लोन के रूप में जाएगा या फिर आरबीआई के पास जमा कर सकती हैं। तो एक तो वो जमा करती हैं, ध्यान रखिएगा, कैश रिजर्व रेशियो में जमा करती हैं, ठीक है, जहाँ पे उनको कोई ब्याज नहीं मिलता है, वो उनको जमा ही करना पड़ता है। लेकिन आरबीआई ने यहाँ पे जो एसटीएफ इंट्रोड्यूस किया गया है, इसमें बैंकों के पास पड़ा हुआ जो एक्स्ट्रा पैसा होगा आरबीआई के पास जमा होगा, आरबीआई उस पर कुछ ब्याज देगी। तो ये है साधारण भाषा में एसटीएफ। इसको इंट्रोड्यूस किया था स्टार्टिंग में, अगर हम बात करें शुरुआत में इसको इंट्रोड्यूस किया था 2014 में, उर्जित पटेल कमेटी बनाई गई थी और उन्होंने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो फिर से अगर हम बात करें, जो बैंक है, बैंक के पास जो पैसा होगा, ध्यान रखिएगा, बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करेगी, आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई इस पे ब्याज देगा और वो एसडीएफ के अंतर्गत देगा। तो ब्याज कितना होगा इसको डिसाइड किया गया है। इसमें जो ब्याज होगा 3.75% 2022 से यहाँ पे बताया गया है। तो 2022 से जो इसमें ब्याज होगा, ध्यान रखिए, 3.75% होगा। तो इससे क्या होगा, बैंक का पैसा आरबीआई के पास जाएगा, मार्केट में पैसा नहीं जाएगा, तो मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी, मार्केट में लिक्विडिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये एक टूल बनता है यहाँ पे। 2018 में सेक्शन 17 आरबीआई एक्ट 1934 वाज अमेंडेड टू इम्पावर द आरबीआई टू इंट्रोड्यूस एसटीएफ। इसके लिए अगर हम बात करें, आरबीआई ने जो है, आरबीआई को किसके अंतर्गत अधिकार मिलता है एसटीएफ को इंट्रोड्यूस करने का, तो सेक्शन 17 के अंतर्गत, सेक्शन 17 आरबीआई एक्ट 1934 के अंतर्गत आरबीआई को ये अधिकार है कि वो एसटीएफ को लागू करे, इंट्रोड्यूस करे, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे बनता है। 2022 से एसडीएफ किसको रिप्लेस करेगा, फिक्स्ड रेट रिजर्व रेपो को ये रिप्लेस कर देगा 2022 से। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है। एसडीएफ में जो पैसा जमा होगा वो सीआरआर की से अलग होगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये पॉइंट है, सीआरआर से ये बिल्कुल अलग होगा। सीआरआर में अलग जमा होता है, ये चीज़ अलग है, ठीक है। एसडीएफ अलग फैसिलिटी है। तो और आगे बताया गया है कि 1934 एक्ट 1934 बट दे विल बी एलिजिबल एसेट्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ द स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो यहाँ पे सीधे सीधे एक चीज़ समझना है कि एसडीएफ अलग प्रकार का एक टूल है जो लिक्विडिटी को ऑब्जॉर्व करने के लिए आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि सीआरआर से बिल्कुल अलग है, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो से बिल्कुल अलग होगा ये। तो ये क्वेश्चन यहाँ से जो मेन बनता है इसको हमने बता दिया है। आगे जो मेंस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है वो है एनुअल रिपोर्ट ऑफ आरबीआई ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। तो करेंसी एंड फाइनेंस पर आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट एक आई है। द थीम ऑफ द रिपोर्ट इज़ रिव्यूइंग एंड रिकंस्ट्रक्ट, रिव्यू एंड रिकंस्ट्रक्ट इसका थीम है। तो ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है। एनुअल रिपोर्ट जो आरबीआई ने जारी करी है करेंसी एंड फाइनेंस पर, ध्यान रखिएगा, उसका थीम क्या है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी बताई गई, 6.5 से 8.5% इकोनॉमिक ग्रोथ बताई गई। तो ये क्वेश्चन ये यहाँ पे बनता है। की पॉइंट यहाँ पे कौन से हैं, इंडियन इकोनॉमी इज़ लाइकली टू टेक ओवर 12 ईयर्स टू ओवरकम द कोविड-19 लॉसेस। देखो कोविड-19 की वजह से बहुत सारा लॉस इंडियन इकोनॉमी को यहाँ पे उठाना पड़ा, क्योंकि अर्थव्यवस्था माइनस में जा रही थी अगर हम बात करें। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कैपिटल इन्फ्यूजन की बात करी जाएगी, कैपिटल की समस्या आई बैंकों के सामने। तो कैपिटल इन्फ्यूजन है हेल्प पब्लिक सेक्टर बैंक इम्प्रूव देयर CRAR टू 14.3% बाई दिसंबर 2021 एंड 11.8% इन मार्च 2016। तो कैपिटल इन्फ्यूजन मतलब ये पैसा जो है आरबीआई भी दे सकती है बैंकों को और गवर्नमेंट भी दे सकती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। गवर्नमेंट अलग से इसके लिए एलोकेशन कर सकती है बजट में, या फिर आरबीआई दे कैपिटल इन्फ्यूजन के लिए, जो कि हेल्प करेगा बैंकों को, ठीक है। क्योंकि बैंक इस अवस्था में अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, पैसा डूबने का डर रहता है उनके द्वारा जो लोन दिया गया होता है। अमाउंट रिकवर्ड थ्रू एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज डीप्ड इन रिसेंट ईयर्स बिफोर गेटिंग रिव्यूड टू 41% इन 2020 एंड 21। देखो इसमें जो मेन पॉइंट है वो है, इस रिपोर्ट में सबसे मेन पॉइंट ये जो है, जो मेंस में पूछा जा सकता है, इसकी थीम पूछा जाएगा। और दूसरा इकोनॉमिक ग्रोथ जो यहाँ पे ये है, ये पूछा जा सकता है, ये मेन पॉइंट बनता है।
बाकी भी चीज़ें आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ठीक है। रिसेंटली आरबीआई लोअर्ड लिमिट फॉर वेज एंड मीन्स एडवांसेस। देखो ये क्या होता है, WMA क्या होता है, WMA में क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो है, जो सरकार होती है, सरकारें लोन लेती हैं, गवर्नमेंट, ठीक है। वेज एंड मीन्स एडवांसेस के अंतर्गत ध्यान रखिएगा जो सरकारें हैं, कौन सी, स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज, इनके द्वारा लोन लिया जाता है। इन व्यू ऑफ द इम्प्रूविंग पेंडेमिक सिचुएशन आरबीआई डिसाइडेड टू रिड्यूस WMA फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज 47,000, लगभग 47,000 करोड़, ध्यान रखिएगा, इसकी लिमिट रखी है आरबीआई ने राज्य सरकार को जो लोन मिलेगा, ठीक है। राज्य सरकारें जो लोन ले सकती हैं WMA के अंतर्गत फ्रॉम 51,560 करोड़, ठीक है। पहले ये 51,560 था, अभी 47,010 करोड़ कर दिया है लिमिट। कंसीडरिंग कोविड-19 रिलेटेड अनसर्टेनिटीज, ध्यान रखिएगा, आरबीआई हैड रेज WMA लिमिट इन 2021 एंड अबाउट WMA होता क्या है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1997 में, इंट्रोड्यूस किया गया था वेज एंड मीन्स एडवांसेस को, एंड द प्रैक्टिस ऑफ द इशूइंग एडॉक ट्रेजरी बिल टू replenish सेंट्रल गवर्नमेंट कैश बैलेंस was डिस्काउंटेड। इस अगर हम शॉर्ट में समझे, ध्यान रखिएगा इसको, तो WMA के अंतर्गत ध्यान रखिएगा एक प्रकार से शॉर्ट टर्म एडवांस होता है, शॉर्ट टर्म एडवांस की सुविधा या शॉर्ट टर्म लोन होता है जो आरबीआई के द्वारा सेंटर given by the RBI to center and state to tide over any mismatch in the receipt and payment। तो रिसिप्ट और पेमेंट में ध्यान रखिएगा जो दिक्कत आती है, या आप कह सकते हैं जब पैसे की कमी होती है, तो उस अवस्था में WMA के अंतर्गत आरबीआई केंद्र या राज्य सरकार को शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है, ठीक है। उसी को WMA बोलते हैं अगर साधारण भाषा में हम समझे तो। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1997 में, ठीक। तो अगर आपसे पूछा जाए WMA की लिमिट, ये बता दिया गया है, WMA की लिमिट जो है आप उसको देख लेंगे। इसके बाद WMA के अंतर्गत किसको लोन मिलता है, केंद्र और राज्य सरकार को। कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1997 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था WMA को, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो एडवांसेस होते हैं, जब जैसे कि मान लिया कि केंद्र सरकार ने कोई लोन ले लिया, ठीक है, आरबीआई से जो लोन ले लिया शॉर्ट टर्म के लिए, तो इसको कितने, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे लिमिट क्या होती है, लगभग 3 मंथ्स, लगभग 3 मंथ या कह सकते हो 90 डेज़ का जो समय होता है, इतने दिन के लिए इनको एडवांस की सुविधा दी जाती है आरबीआई की ओर से। और यहाँ पे ब्याज दर अगर बात करें, ब्याज दर क्या होगा, ब्याज दर यहाँ पे होता है रेपो रेट, रेपो रेट। तो WMA के अंतर्गत केंद्र या राज्य सेंट्रल बैंक से उधार ले सकते हैं, और ब्याज की दर यहाँ पे क्या होती है, वो होती है रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे।